जबकि उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग भी हुआ है। नंबर 5, अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। नंबर 6, माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। नंबर 7, डेल्स 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। नंबर 8, रेडियो कार्बन तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नंबर 1, 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। ये रेडियो कार्बन विधि पर आधारित कालक्रम है, जिसके अंतर्गत 3 चरण आते हैं, जिनमें पहला पूर्व हड़प्पाई चरण, दूसरा परिपक्व हड़प्पाई चरण तथा तीसरा उत्तर हड़प्पाई चरण है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता की एकरूपता कमजोर हो गई। नंबर 2, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इस काल का निर्धारण सर मार्टिमर व्हीलर द्वारा किया गया। इस काल का आधार मेसोपोटामिया के शासक सारगोन 2350 ईसा पूर्व का काल है, जिसके समय सिंधु सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था। इस प्रकार इसकी निम्न सीमा 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है तथा 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वेद का काल प्रारंभ होता है, अतः यह इसकी उच्च सीमा है। नंबर 3, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। श्री डीपी अग्रवाल द्वारा यह कालक्रम निर्धारित किया गया, जिनके अनुसार 1750 ईसा पूर्व से इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया तथा 1500 ईसा पूर्व तक इसका विनाश हो गया। लोगों ने बारिश के पानी के निकासी के लिए उत्तम प्रबंध किए थे। ऐसा तभी किया जा सकता है जब पर्याप्त बारिश हो। हड़प्पाइयों ने अपने मुहरों तथा मृदभांडों पर हाथी, गैंडा तथा बाघ जैसे जानवरों का अंकन किया है, जो सदा हरित जलवायु के जानवर हैं। आज के भारत पाक के थार क्षेत्र में घग्घर हाकरा क्षेत्र, जहां पर सरस्वती नदी बहती थी, में सैकड़ों हड़प्पाई बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि आज यहां लोग नहीं रहते। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस हड़प्पाई क्षेत्र में कभी मौसम अनुकूल था, पर्याप्त मात्रा में बारिश होती थी, लेकिन बाद के दिनों में पारिस्थितिकी में असंतुलन हुआ, बारिश में कमी आई, जिससे लोग अन्यत्र क्षेत्रों में प्रवसन कर गए। मई 2012 में अमेरिका के एक शोध संस्थान उड्स होल ओशिनोग्राफिक इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट डाटा का विश्लेषण कर इसी मत की पुष्टि की है। इस रिसर्च संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक ल्यूविड जॉयसन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मानसून बारिश में आई कमी के कारण सिंधु घाटी में बहने वाली नदियों के प्रवाह में कमी आई। परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि सभ्यता के लोग कृषि कार्यों के लिए मुख्यतः नदी जल स्रोतों पर निर्भर थे। सी, काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण विवाद का प्रश्न है। फिर भी सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया में उर तथा किश स्थलों पर प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया, जिसके अंतर्गत विद्वानों ने इस सभ्यता के निम्नवत काल बताए। नंबर 1, रेडियो कार्बन विधि 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति। नंबर 2, सर मार्टिमर व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नंबर 3, डीपी अग्रवाल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नंबर 4, जॉन मार्शल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना होने के कारण इसे स्तूप टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग टीले में है। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। इस विशाल स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है।
अन्नागार या अन्न कोठार को व्हीलर महोदय ने मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बताया। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति तथा 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें नर्तकी की मूर्ति महत्वपूर्ण है। पिग्गट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। नंबर 3, चनहूदड़ो। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित इस नगर की खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की। चनहूदड़ो में सिंधु सभ्यता के पतन के बाद झूकर तथा झांगर संस्कृति का विकास हुआ। इसी नगर में मैके द्वारा मन के बनाने का कारखाना खोजा गया। यहाँ से 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई। यह सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा आदि के प्रमाण मिले हैं। चनहूदड़ो में मिट्टी की पाइप नुमा नालियों का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 4, लोथल। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहे जाने वाले इस नगर की खोज 1954 ईस्वी में SR राव द्वारा की गई। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा अर्थात डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, जिससे जहाज आते जाते थे। यह एक बंदरगाह था। यहाँ से फारस की खाड़ी की गोल मोहरें भी मिली हैं। लोथल से चनहूदड़ो के तरह की मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं। इसी प्रकार लोथल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण यहाँ सती प्रथा विद्यमान होने का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 5, कालीबंगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा नगर की खोज सन 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। नंबर 5, विपासा, आधुनिक नाम व्यास। नंबर 6, शतुद्री, वर्तमान नाम सतलज। नंबर 7, सरस्वती। इस नदी के साक्ष्य राजस्थान क्षेत्र में तो मिलते हैं, किंतु यह नदी वर्तमान में नहीं है। इन नदियों से स्पष्ट होता है कि आर्य सर्वप्रथम भारत पाक पंजाब में बसे थे। सिंधु का तो ऋग्वेद में अनेक बार इतनी ओजस्वी भाषा में वर्णन किया गया है कि नदी की तुमुल तरंगों का दृश्य हमारी नेत्रों के सामने साकार सा हो जाता है। सरस्वती नदी की प्रशंसा करते कभी भी ऋषि लोग अघाते नहीं थे। सरस्वती की एक सहायक नदी दृशद्वती का भी उल्लेख मिलता है। ये दोनों नदियां राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र में प्रवाहित थीं। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश के पश्चिम में अर्थात अफगानिस्तान की 4 नदियों नंबर 1 कुभा आधुनिक नाम काबुल, नंबर 2 क्रुमु आधुनिक नाम कुर्रम, नंबर 3 गोमती आधुनिक नाम गोमल तथा नंबर 4 सुवास्तु आधुनिक नाम स्वात का उल्लेख है। इसी प्रकार ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश के पूर्व में स्थित यमुना नदी का 3 बार एवं गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। सप्त सैंधव प्रदेश के बाद आर्य पूर्व की ओर बढ़े और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर अधिकार कर इसका नाम ब्रह्मवर्त रखा। ऋग्वेद में कहा गया है कि सप्त सैंधव प्रदेश के उत्तर में हिमालय तथा मूजवंत पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी हिमालय में स्थित मूजवंत से ही आर्य लोग सोम प्राप्त करते थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों का ज्ञात क्षेत्र पश्चिम में दक्षिण अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात गंगा का पश्चिमी तट तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वैदिक लोगों को विंध्य पर्वत, बंगाल की खाड़ी, गंगा का मैदान तथा अरब सागर के बारे में जानकारी नहीं थी। उत्तर अश्मक। नंबर 14
मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उत्तर, अजातशत्रु। नंबर 15, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर, शिशुनाग के शासनकाल में। नंबर 16, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? उत्तर, मौर्य राजवंश ने। नंबर 17, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके राज्य से संबंधित था? उत्तर, बिंबिसार के राज्य से। नंबर 18, मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? उत्तर, धनानंद। नंबर 19, धनानंद की पुत्री का क्या नाम था जिसका चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ था? उत्तर, दुर्धरा। नंबर 20, धनानंद का सेनापति शकटाल किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर, जैन धर्म का। नंबर 21, भारतीय इतिहास में पहला अकाल किस समय पड़ा था? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। नंबर 22, भारत के पहले अकाल का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? उत्तर, जैन साहित्य में। नंबर 23, भारतीय इतिहास का पहला वास्तुकार कौन था? उत्तर, महागोविंद। नंबर 24, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? उत्तर, जीवक। नंबर 25, चाणक्य से पूर्व भारत का महान कूटनीतिज्ञ कौन था? उत्तर, अजातशत्रु का मंत्री वत्सकार। नंबर 26, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? उत्तर, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। नंबर 27, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? उत्तर, कालाशोक के समय। द्वितीय नगरीय क्रांति तथा मगध का उत्कर्ष पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर, द्वितीय स्तर। नंबर 1, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? उत्तर, बिंबिसार। नंबर 2, वत्सकार किस शासक का मंत्री एवं कूटनीतिज्ञ था? उत्तर, अजातशत्रु का। नंबर 3, प्रथम बौद्ध संगीति किस मगध शासक के समय हुई थी?